जय हिंद। तो आज मैंने अपना एसएससी सीपीयू का पीवाईक्यू बेस्ड वाला फुल लेंथ मॉक दिया था सेकंड नंबर का। तो इसमें मेरा स्कोर कुछ खास नहीं, बस 0.5 इंक्रीज़ हुआ। कल 143.5 था तो आज 144 हो गया। बाकी पीवाईक्यू मॉक का लेवल पता नहीं क्यों थोड़ी सा हार्ड साइड में लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसमें जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग में थोड़े अच्छे लेवल के डाल रखे हैं। मतलब कोई कोई क्वेश्चन मैथ में तो ज़्यादातर ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, और सेम वो रीजनिंग में भी कि रीजनिंग के कुछ पजल अच्छी लेवल की डाल रखी हैं जो टाइम टेकिंग है। शायद बन जाए लेकिन वो टाइम टेकिंग लग रही है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं मेरा जनरल इंटेलिजेंट में स्कोर 47.5 है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। और जनरल नॉलेज में मेरा स्कोर 27 है, और मैथ में मेरा स्कोर 39.25 है, काफ़ी कम रहा। और इंग्लिश में तो बहुत ही कम स्कोर रहा आज, 30.25। 44 तो मैंने एक तो अटैम्प्ट भी कम किए थे और ऊपर से गलत भी क्वेश्चन बहुत हो गए। तो देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा इंग्लिश टफ साइड में इसलिए लगी क्योंकि इंग्लिश में क्या था कि पीवाईक्यू बेस्ड था एक तो, और ऊपर से इंग्लिश के जो सेंटेंसेस या वोकैब थी वो थोड़ी अच्छे लेवल की थी। तो इसमें सबसे पहले ये 29 नंबर का गलत हुआ। ये सिली मिस्टेक ही कह सकते हैं कि मैंने केवल पहला चेक किया, दूसरे को मैंने देखा ही नहीं और फिर सीधे तीसरा कर दिया। तो मैंने क्या किया था, इसमें ई का एफ हुआ तो इसमें टी का यू होगा, सीधे ये लगा के आगे बढ़ गया मैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें जो इवन है उसमें +1 हो रहा है और ऑड में -1 हो रहा है। तो टी ऑड है तो -1, ई इवन है तो +1, एस और एफ ये चालू होगा। तो ये सिली मिस्टेक कर दी थी जल्दी जल्दी में। दूसरा मैं देख ही नहीं पाया कि दूसरे को भी अगर दूसरे का भी कोड डाल के कर लेते तो हो जाता वो। और ये ब्लैक बोर्ड क्लासेस स्कूल लग तो रहा था कि ये होगा, लेकिन जब ज़्यादा दिमाग लगा लिया मैंने तो उसको मैंने फिर ये कर दिया। तो वो होता है जब आप ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं तो थोड़ा सा गलत भी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये भी गलत हो गया। जनरल नॉलेज में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा अभी। शेरशाह सूरी ये गलत कर दिया। शेरशाह सूरी ने 45, 5 साल की 55 था शायद। दोनों सही है क्या इसमें? ये तो मुझे पता था सेकंड वाला अकबर वाला कार्यकाल, लेकिन शेरशाह सूरी का क्या था? अकबर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी चौसा के युद्ध में हराया था ये पता है। फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना हुमायूं कन्नौज की लड़ाई में 1540। उसका शासन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, मुझे ये पता था कि इसका 1530 से 1555 तक ये बाहर रहा था। मतलब 1540 से 1555 तक 15 साल बाहर रहा, ये बस पता था। शेरशाह सूरी का एग्जैक्ट मुझे वो नहीं पता था इसमें कार्यकाल, लेकिन 40 से 45 है। ऑफ साइड, फुटबॉल में ऑफ साइड होता है। ये पार मुझे गोल्फ का नहीं पता तो शायद मैंने ओनली 1 लगाया, लेकिन इसमें 1 और 2 दोनों सही है। गोल्फ का मुझे पता ही नहीं था कि गोल्फ की टर्मिनोलॉजी। फुटबॉल का ऑफ साइड फुटबॉल खेलने का से पता पड़ गया। ये बिल्कुल भी पता नहीं था, ये तो लगा दिया था केवल मैंने ऐसे। और ये पीएच वैल्यू वाला गलत हो गया। पीएच वैल्यू के तो क्या है, मुँह का पीएच मान ये तो गलत है क्वेश्चन, क्योंकि पीएच मान जब 7 से कम होता है तब वो एसिडिक होता है। जीवित जीव पीएच मान की विस्तृत सीमा में रहकर जीवित, ये है क्या इसका आंसर? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के भीतर कार्य करता है।
महाराजा रणजीत सिंह, ये पता ही नहीं था, ये तो मैंने लगा दिया था केवल तुक्का। निराकार धर्म के बाबा दयाल दास जाने कौन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान, ये यार ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो शायद आयरलैंड से लिया गया। चुनाव होता है आयरलैंड में, ये तो लिखा है। अब ये का दक्षिण अफ्रीका में है क्या? दक्षिण अफ्रीका से तो केवल एक ही पता है मुझे, 368 संविधान संशोधन। कनाडा में ये लिखा है ना, कनाडा नहीं आयरलैंड में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिखा है। अच्छा तो फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन मुझे पता था, इससे ये भी लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और आयरलैंड से राज्यसभा के नामांकन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव। अच्छा ये होगा दक्षिण अफ्रीका से, ये तो नहीं पता था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, गुलबदन बेगम, बीगा बेगम। गुलबदन बेगम तो इसकी वाइफ थी, हामिदा बानो किसकी वाइफ थी ये फिर? चौसा का युद्ध 39 में कन्नौज का। बीगा बेगम, हुमायूं का मकबरा बीगा बेगम ने। असंपर्क बल, असंपर्क मतलब जो संपर्क में अपने आप ही। घर्षण बल तो संपर्क में आते तभी लगता ना ये तो। अब क्वांट के देखते हैं। क्वांट वाले तो थोड़ी इजी साइड में ही थे, मैंने बाद में लगा के भी देखे वो, कि जैसा कि ये पहला क्वेश्चन ही, पहला नहीं सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन, ये अगर करते तो होता, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला बाद में करके देखा तो हो जाता, अप्रॉक्स निकल आती वैल्यू, लेकिन मैं गलत कर रहा था। पहली बात तो मैंने इसको टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं देख के ही समझ गया था कि ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा, मैं टाइम ही नहीं दिया मैंने इसको। ये मैं भूल गया इसका। एक तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, तो मैं 33 सेंटीमीटर का मैं लंबा तार समझ रहा था कि वो 33 सेंटीमीटर लंबा तार है, लेकिन वो 33 सेंटीमीटर का वर्ग था, तो वर्ग की चारों गुणा भुजा का गुणा कर देते तो ये 2πr के बराबर हो जाता, तो इधर से r की वैल्यू निकल आती, जो सिंपली कई सा भी रही थी, बाद में करके देखा, इसलिए मिस्टेक। और ये मैंने अपने तरीके से करके देखा फिर भी नहीं आया, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया था मुझे बाद में। अरे ये वाला तो क्या बताया जाए, जब इसमें 3 गुना है तो हम अगर 1 मानेंगे तो वो 3 गुना होकर 3 हो जाती है, तो ये 2 इसका ब्याज मिलेगा, तो ये 8 मेरी रेट तो 8 निकल आई थी, लेकिन जब मैंने बाद में किया उसे तो इसमें इन्होंने जैसे साधारण ब्याज लिख रखा है, तो मैंने साधारण ब्याज की जगह वो 6 लिखना है तो मैंने 5 कर दिया था, और ये वो कर दिया था, तो ये मेरा 6 निकल के आया, उसमें 6 ऑप्शन में नहीं था तो मैंने 5 लगा दिया। लेकिन पता नहीं 7 मूलधन या मूलधन का 7 गुना, थोड़ा सा इधर पे समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये वाला मैं नीचे 2 को नहीं ले गया, बाकी तो पूरा कर लिया था, लेकिन नीचे 2 का गुणा करना रह गया, 1/4 लगा दिया था। इधर ये 2xy है तो मैंने केवल xy बराबर -1/4 कर दिया, और नीचे 2 का गुणा ही नहीं किया। इसमें जो वैल्यू थी वो ऐसा पूछ रहा था कि कौन से 2 बराबर हैं, इसमें 35 और 30 75 ये हो जाएगा, और 75 ये, तो ई और पी बराबर थे। मैंने एच और
ई बराबर कर दिया कि मैंने देखा इसमें भी 34 इसमें भी 34 तो ये बराबर कर दिया, लेकिन वो वैसे देखना था, ई और पी बराबर हो रहे थे। अब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ही गलत हुए आज, जैसे कि ये दूसरे नंबर का ही देख लो, मीनिंग ही नहीं पता थी इनकी। हर्मेटोइंडिक्ट तो मैंने अलग कर लिया, ना हेरेटिक की मुझे पता थी ना इनुई की पता थी, लेकिन मैंने हेरेटिक में लगा दिए, दोनों की मीनिंग नहीं पता थी। हेरेटिक मीन्स नॉन कन्फर्मिस्ट, जिसे कुछ कंफर्म ना हो। इनुई मतलब बोर्डम, अच्छा बोर हो रहे हो किसी चीज़ से, बोरियत फील हो तो इनुई। एक तो प्रोनाउंस करना भी नहीं बनता ऊपर से। टू बीट द एयर, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस, मैंने यानी कहा टू ट्राई टू डू इम्पॉसिबल थिंग लगा दिया, ये जबकि आता हुआ भी था, ये गलत कर दिया। न्यूगेट्री, ये न्यूगेट्री माइस तो मुझे पता था कि न्यूगेट्री मतलब नगण्य होता है, लेकिन फ्यूटाइल का जब मतलब निकाल रहा था बार बार, तो फ्यूटाइल का मतलब होता है, फ्यूटाइल मतलब मीन्स फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ होता है। तो इसको अगर देखेंगे तो सेंस ये ही दे रहा है इसके हिसाब से, पूरे बाकी सब तो नहीं दे रहा है। रप्चर मतलब फटना होता है, टार्डी मतलब धीमा या मंद होता है। तो अगर देखे जाता तो ये उसके हिसाब से जाते तो केवल यही ऑप्शन एक लग रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। इंट्रोडक्शन ये पता ही नहीं था बिल्कुल भी, डिक्री इंट्रोडक्शन ही नहीं पता था मुझे। क्या वर्ड ये भी नहीं पता था। When the professors are on strike, a notice to this effect was pasted on the university gate. यानी इधर पे there is no sense, इनको इसने कहा गोइंग देयर डज नॉट मेक एनी सेंस, ये फ्रेज यूज करना था। हमें क्या पता ये फ्रेज यूज करना कि क्या करना। अटेंडेंस की स्पेलिंग ही भूल गया, ये चौथी या पांचवी बार होगा कि जिसमें मैं अटेंडेंस की स्पेलिंग ही भूल गया। ATTENDANC क्वेरल QUARRELLED QUARRELLED डिफिशियंसी डायफ्राम डिक्शनरी, डायबिटीज़ की स्पेलिंग ही नहीं याद बनती थी, DIABETS डायबिटीज़ DIABETS डिफिशियंसी DEFICIENC डिक्शनरी TIUNARY। श्वेता अननेसेसरी पिक्ड, कितनी बार सोचा कि यही लगा दूं, लेकिन मैंने पिक्ड अप कर दिया लास्ट में। 2 से 3 बार मैं पिक्ड में गया, लेकिन वो लास्ट में पिक्ड अप ही रहने दिया। इमर्स मतलब डूबना, इसका एक ई से जो शुरू होती EMER ऐसी EMERG इमर्ज, वो होता है इमर्ज, मैंने उसको ही समझ लिया, लेकिन इमर्ज है ये IMMER ऐसी। इमर्ज मतलब डूबना, सबमर्ज। एक भी क्लोज टेस्ट सही नहीं हुआ, 2 छोड़ दिए थे और 3 जो किए वो भी गलत हो गए। क्लोज टेस्ट पूरा गलत हो गया इसमें, वो समझ में नहीं आ रहे थे इसके ऑप्शन क्लोज टेस्ट के, 2 तो छोड़ भी दिए थे। ओवरऑल मॉक देखा जाए तो मॉडरेट से तो ठीक ही था, क्योंकि इसमें रीजनिंग बस कह सकते हैं कि इजी थी, बाकी मैथ का लेवल सही था और इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इंग्लिश में जो भी पूछ रहा था वो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो एरर्स हो या वो क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट तो पूरा ही बढ़िया लेवल का था, क्योंकि उसकी मीनिंग ही समझ में नहीं आ रही थी। तो ओवरऑल ठीक ठाक है स्कोर। बाकी आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कितना रहा।